हम लोग स्टार्ट करेंगे एसी जेनरेटर। देखो एसी जेनरेटर का पूरा नाम क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट जेनरेटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे लास्ट पोर्शन है एसी जेनरेटर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसी जेनरेटर ध्यान देना। एक्चुअल में एसी जनरेटर का फुल फॉर्म हुआ अल्टरनेटिंग करंट जेनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जेनरेटर, ठीक है। यानी कि हम लोग डीसी करंट का बात कर रहे थे शुरू से, लेकिन आप देखें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन में आप देखें कि एसी का भी यूज किया गया, अल्टरनेटिंग करंट का भी यूज किया गया है ना। यानी दो कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ तो एसी का भी यूज किए हम लोग। तो वैसे अल्टरनेटिंग करंट हम लोग को एसी जनरेटर से सबसे पहले मिलेगा, और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे मिला अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो ये जनरेटर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। अगर सबसे पहले हम लोग बोले कि एसी जनरेटर क्या होता है, तो देखो ये एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये क्या कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को कहां करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कॉइल के रोटेशन से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होगा। तो एसी जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। और ये किस प्रिंसिपल पर है? ये है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। एसी जनरेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। क्या ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब भी कॉइल रोटेट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। जो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा उसको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट क्लास में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ाए थे आप लोग को, ध्यान में है ना, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले बात करें हम लोग एसी जनरेटर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, फिर वर्किंग एंड थ्योरी। लॉन्ग पार्ट है इसका, जितना पोर्शन इसे पूछा जाए उतना बताना है, लेकिन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखो एसी जनरेटर में एक दो लाइन लिख लो साथ में। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, है ना, सिंपल। और अगर हम प्रिंसिपल का बात करें तो बोलेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday laws of electromagnetic induction. Electromagnetic induction, that is induced EMF is set up in a coil. Induced EMF is set up in a coil when it is rotated in uniform magnetic field। यानी ऐसे ही बोल सकते थे कि when coil is rotated in uniform magnetic field, induced EMF is set up in it। देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। अगर कंस्ट्रक्शन का बात करें तो शॉर्ट में हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, क्या देखो, इट कंसिस्ट ऑफ
4 मेन पार्ट्स, इसमें 4 मेन पार्ट्स है। देखो क्या क्या। फर्स्ट में बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। देखो आर्मेचर कॉइल क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर वाइंडिंग होगा, कॉपर के वायर को लपेटा जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, या रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ना। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अगर आप अभी डायग्राम बनाएंगे, मान लो हम ए बी सी डी नाम दिए, तो ए बी सी डी दे सकते हो, है ना। तो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। बस इतना अगर आप लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे आप समझ लो कि रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, कॉपर का तार होता है जिसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ना। बोल सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ insulated copper wire is wounded on सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर पर कॉपर वायर का वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, देखो दूसरा होता स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, रिंग्स होता है, रिंग्स आप देखे होंगे। तो ये तो आर्मेचर कॉइल हुआ, आप स्लिप रिंग्स का बात करते हैं। देखो क्या होता, आर्मेचर कॉइल का जो दोनों किनारा है वो दो स्लिप रिंग से जुड़ा होता है, यानी दो स्लिप रिंग होता। ठीक है, बस ये सब के बारे में छोटा छोटा समझते, फिर वो डायग्राम बनाएंगे। ज्यादा इसमें लिखने का जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्शन में उस बात को थोड़ा थोड़ा मेंशन करना। तो देखो क्या होता है, द टू एंड ऑफ armature coil is two end of armature coil is connected with two slip rings। अब मान लो रिंग्स को कोई S1 S2 देता, हम लोग यहाँ R1 और R2 लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो डायग्राम बनाएंगे उसमें स्लिप रिंग हम लोग R1 और R2 लिखेंगे। अब देखो क्या होता है कि स्लिप रिंग रोटेट करेगा आर्मेचर कॉइल के साथ में, स्लिप रिंग्स रोटेट करेगा आर्मेचर कॉइल के साथ में। आ रहा बात समझ में। तो लिखेंगे द स्लिप रिंग्स रोटेट, स्लिप रिंग्स रोटेट विथ आर्मेचर कॉइल या अलोंग विथ आर्मेचर कॉइल। वो आर्मेचर कॉइल के साथ जो रिंग्स है वो रोटेट करेगा, है ना। तो देखो चार पार्ट्स कौन कौन है इसमें। जो तीसरा पार्ट है वो होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट यानी दो सिलिंड्रिकल पोल होता मैग्नेट का, और मैग्नेट के पोल के बीच में रोटेट करेगा कौन, आर्मेचर कॉइल। ठीक है, द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, लिख सकते हैं यहां पर या ऊपर हम लिख देते हैं।
बोलिए। R1 एंड R2 होगा, टू स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। फिर हम बोले द स्लिप रिंग रोटेट्स अलोंग विथ आर्मेचर क्वाइल, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट में लिख देते हैं, हो गया है ना, ये लिखा हुआ, ये लिख लिया है ना, देखो। देखिए ये लिख लिया, तो देखो यार ध्यान देना, बोलते हैं इसमें लिखे थर्ड में, द आर्मेचर क्वाइल रोटेट बिटवीन two poles of magnet called field magnet। देखो इसमें 4 पार्ट्स होता है, अभी हम डायग्राम बनाने वाले, ध्यान दो 4 पार्ट्स क्या क्या होता है। क्या हुआ, हम बोले यार आर्मेचर क्वाइल, स्लिप रिंग्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, और नंबर 4 होता है ब्रशेस, 2 कार्बन ब्रशेस B1 and B2 are placed against slip rings। ठीक है, ये स्लिप रिंग्स के अगेंस्ट में कनेक्ट करते हैं, जो कार्बन ब्रशेस होता है। The brushes remain fixed when armature coil rotate। जब आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा ब्रश उस समय फिक्स रहेगा। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो ये सारा बात क्लियर होने वाला है। फिर से बता दे, कंस्ट्रक्शन में क्या बोले, 4 मेन पार्ट्स है। कौन कौन 4 मेन पार्ट्स है बताओ, आर्मेचर कॉइल, स्लिप रिंग्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, और एक कार्बन ब्रशेस या ब्रशेस। ये चारों पार्ट्स अभी डायग्राम में दिख जाएगा आपको, ठीक है। अगर हमसे कंस्ट्रक्शन किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाए, कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई मेंशन नहीं हो, तो हम क्या करने वाले हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स लिख के चारों का नाम लिख देंगे। चारों के बारे में 2-2 लाइन लिखने का नहीं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बस बता दिए, मेंशन कर देना कि आर्मेचर कॉइल होता है, स्लिप रिंग होता है, कार्बन ब्रशेस होता है, फील्ड मैग्नेट होता है। इसके अलावा बहुत कुछ होता है, लेकिन ये मेन पार्ट्स है 4, ठीक है। लिखिए, डायग्राम बनाते हैं। तो एसी जनरेटर का देखो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 2 फील्ड मैग्नेट आप बना दो, इस तरीके का फील्ड मैग्नेट बनाओ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मान लो ये नॉर्थ पोल है तुम्हारा, आप इसको सिलिंड्रिकल भी बना सकते हो। आप इसको ऐसे सिलेंडर के फॉर्म में बना सकते हो कि ये सिलिंड्रिकल पोल है, नॉर्थ और साउथ, ऐसे नॉर्थ है और ये एक साउथ पोल है मैग्नेट का। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है यहां पर। ये परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल एक जैसा बनाना इक्वल में, ठीक है। आप डायग्राम को अच्छे से बनाना। और देखो यहां पर अभी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। ये देखो इस तरीके का रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसी को आर्मेचर कहते हैं। अगर आपको नाम देना हो तो ABCD दे दो इसको। इसमें बहुत सारा कॉपर का वायर है, बहुत सारा कॉपर का तार है, जो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ। सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा मिले। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये 2 एंड है आर्मेचर कॉइल का। देखो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, इसके अंदर और एक रेक्टेंगल का कॉइल,
और बोल सकते हो सिलिंड्रिकल वायर पे बहुत सारा वायर को वाइंडिंग किया गया, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पर या रेक्टेंगुलर कोर पर, इस तरीके से। ये आर्मेचर कॉइल हो गए ABCD, ये सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग दिखा रहे हैं यहां पर। देखो, अब देखो यहां से आर्मेचर कॉइल का जो दो एंड है, इन दोनों से दो स्लिप रिंग कनेक्ट है। अभी ध्यान देना कैसे कनेक्ट है। वो स्लिप रिंग कनेक्ट कैसे है, देखिए, ये मान लो एक स्लिप रिंग है इस तरीके से, ये स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग R1 मान ले, रिंग्स को हम लोग R1 R2 बोले, स्लिप रिंग R1। ये जो एक स्लिप रिंग है, ये एक तरफ से कॉइल से कनेक्ट है, ध्यान देना। बहुत लोग इससे दोनों को कनेक्ट करते, वो नहीं, यहां समझना हमको। ये एक स्लिप रिंग्स आर्मेचर के एक एंड से कनेक्ट है, और जो दूसरा स्लिप रिंग्स है, इस लाइन को इसमें नहीं मिलाना है, देखो ऐसे, ये दूसरा स्लिप रिंग दूसरे से कनेक्ट है और ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये रोटेट करेगा तो दोनों एक दूसरे से, दोनों स्लिप रिंग टकराएगा भी नहीं, ठीक है। कॉपी में कुछ और डायग्राम बन रहा है, प्रैक्टिकल कुछ और तरीके से, इसलिए बोले ये जो AB मतलब ये जो बहुत सारा तार लपेटे है ना, एक तरफ के एंड से एक दूसरा रिंग कोई भी किसी के साथ, और ये एक स्लिप रिंग R1 जो कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है इस एंड से, और इससे एक दूसरा स्लिप रिंग्स कनेक्ट है ऐसे, देखो ये स्लिप रिंग इससे कनेक्ट है, ठीक है। थोड़ा इसमें डायग्राम में ये जा रहा है और ऊपर से बनाना, कोई बात नहीं। देखो ये दूसरा स्लिप रिंग्स है ना, ये दूसरा स्लिप रिंग्स है यहां पर, है ना, और इसके साथ कार्बन ब्रशेस लगा हुआ। थोड़ा सा हम ऊपर कर दे, और मोबाइल में वहां नहीं रहा, वहां से देखो, थोड़ा और जगह ले लेते हैं यहां पर, कोई बात नहीं। यहाँ ये एक स्लिप रिंग्स है ऐसे, ये देखो ऐसे, ये एक स्लिप रिंग्स है, इसका नाम हम R1 दे दिए। अब इससे कनेक्ट है दूसरा स्लिप रिंग R2, मतलब R1 कनेक्ट है इससे, इस एंड से, R2 कनेक्ट है इस एंड से, ठीक है ना। ये दो अलग अलग से एंड से कनेक्ट है, एक छोर से R1 एक से R2, और यहां पे दो कार्बन ब्रशेस लगा हुआ, ये ब्रशेस है B1, ये कार्बन ब्रशेस है B2। एक मेटेलिक ब्रशेस होता है ये, आप इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आएगा। ये ब्रश इसके साथ कनेक्ट होता है यहां पर, ठीक है। ब्रश क्यों बोलते हैं यहां पर, ब्रश इसलिए बोलते हैं कि जैसे वो पतला पतला वायर का ये कनेक्शन होता है, जो यहाँ पे प्रेस अगेंस्ट किया गया, यहाँ पे लगाया गया है, और ब्रश को फिक्स किया गया। आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा तो उसके साथ रिंग्स रोटेट करेगा, लेकिन ये ब्रशेस रोटेट नहीं करने वाला, ये फिक्स है, ब्रशेस रिमेन फिक्स्ड, ठीक है। और इसके साथ यहां पर एक कनेक्ट, इस तरह से वायर कनेक्ट कर दे रहे, रेजिस्टेंस डेवलप हो, बाद में वोल्टेज मिले हमको। ये कॉइल रोटेट करेगा नॉर्मल, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक में रोटेट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, ठीक है। अब वो कैसे रोटेट करेगा, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उसमें होने वाला फोर्स, और जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता चलेगा उसका डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ पोल में, आ रहा बात समझ में। तो सिंपल वे में ये डायग्राम हम लोग बनाते हैं ऐसा, है ना। अब जैसे ब्रश से कनेक्ट है, इसको इससे जोड़ भी सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस लगा करके, यानी कि अगर करंट ऐसे फ्लो किया, देखो यहां से AB से, ABCD, वो आ गया ब्रश B1 से, आया B1 से, फिर वो B1 से B2 से होते हुए इधर से इस तरह से फ्लो किया एक रोटेशन में, है ना। तो ये हमारा डायग्राम बना, एक सिंपल फॉर्म में हम बनाएंगे
कंस्ट्रक्शन करेंगे एसी जनरेटर का, ठीक है। तो देखो नॉर्थ और साउथ पोल है, R1 R2 स्लिप रिंग्स है, ये है कार्बन ब्रशेस, और ये वायर का रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं हम। अब इसका वर्किंग आपको हम बताते हैं, बनाओ डायग्राम पहले, फिर वर्किंग करेंगे और थ्योरी करेंगे। बनाइए डायग्राम। देखिए इसका वर्किंग बता रहे हैं एसी जनरेटर का, और बहुत ही सिंपल वर्किंग है। जो लोग चैप्टर 6 पढ़े, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर पढ़े, उनको जरा सा भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला। देखिए क्या होगा, जब ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा, आर्मेचर कॉइल कहां रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। सुनो जी अच्छा से क्या बता रहे हैं, आर्मेचर कॉइल, मान लो आर्मेचर कॉइल एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा, सपोज करो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाए हम लोग, किसी एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता, ठीक है। जब ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को कट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन तो नॉर्थ से साउथ में जा रहा। तो व्हेन आर्मेचर कॉइल रोटेट्स, मैग्नेटिक फील्ड को ये कट करेगा, और जब कट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल से, और मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक करके चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उससे इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बात है वही होने वाला। देखिए इसका वर्किंग हम बोलते हैं, आपको अगर लिखना हो अभी लिखते इसको लिखवाते, बट आपको क्या समझ में आ रहा है, व्हेन आर्मेचर कॉइल रोटेट, it cuts the magnetic field of lines in a strong magnetic field, the magnetic flux linked with the coil changes and induced EMF is set up in the coil। यानी वही कहानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक करेगा, लिंक करके चेंज करेगा, चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, ठीक है। खास बात क्या है कि करंट का फ्लो इसमें एक बार ब्रश B1 से होगा तो एक बार ब्रश B2 से होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो कैसे होगा हम बता रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग लिखते हैं, फिर इसका थ्योरी करेंगे। लिखिए वर्किंग, बहुत सिंपल है, लिखिए। लिखिए व्हेन आर्मेचर कॉइल रोटेट्स, when armature coil rotates, it cuts the magnetic field of lines cuts लिखें CUTS, cuts the magnetic field of lines provided by strong magnetic field, provided by strong magnet, strong magnet, ठीक है। The magnetic flux linked with coil changes and induced EMF is set up in the coil। The induced current flows through brush B1 in one half, in बोलते हैं हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, फिर बोलेंगे द इंड्यूस्ड करंट
flows through brush B2 in the next half revolution in reverse direction. वो रिवर्स डायरेक्शन में ब्रश B2 से जाएगा फिर the direction of current is determined by Fleming's right hand rule. ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो रिवर्स ये प्रोसेस रिपीट होगा, this process is repeated and induced current is alternating in nature. ये अल्टरनेटिंग होगा यानी रिवर्स में ही फ्लो करेगा, इसलिए यहां से जो करंट मिला उसका नाम दे दिया हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अब समझते हैं कैसे हुआ ये। ठीक है, इस आंसर को समझाते हैं। ऐसे आप ये जो लिखे हैं कि इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू ब्रश B2 इन नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन इन रिवर्स डायरेक्शन, इसके बाद आप इसको मेंशन कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट आप चाहो तो ये प्रोसेस रिपीट होता, जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना, ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो इसके बाद आप लिख लो इसको, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, द इंड्यूस्ड करंट रिपीटेड, है ना, एंड द इंड्यूस्ड करंट इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, मतलब जो करंट इंड्यूस्ड हुआ वो रिवर्स में हो रहा, बार बार अल्टरनेटिंग हो रहा नेचर में। उसके बाद अब ये लास्ट में ये बात को मेंशन कर सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं हम। तो आप ना इसके बाद इस रिवर्स डायरेक्शन के बाद ये वाला पैरा लिख लो और सबसे लास्ट में इसको लिख लो, ठीक है, कि डायरेक्शन करंट को फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम लोग डिटरमाइन किए। हर बात समझ में क्लियर है ना। क्या बोले, यहां तक लिखना रिवर्स डायरेक्शन, इसके बाद ये पैरा लिख लेते हैं। फिर अगर किसी ने लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल वो राइट है, अच्छा रहेगा इसके बाद। समझ गए ना, लिख लिए। देखो आप समझते हैं। तो यहां पर हम बात बता रहे हैं कि आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा, यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्मेचर कॉइल जब रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को कट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कौन प्रोवाइड कर रहा, तो नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट का। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल से लिंक करता है वो चेंज कर रहा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेटअप हो रहा कॉइल में। फिर क्या बोले, द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू, ऐसे तो इधर से जो करंट आया ऐसे होते हुए गया इसमें ए बी सी डी, ये गया इधर से। अब इधर चला जाएगा B2, CD इधर आ जाएगा। बताओ करंट कहां से किसके थ्रू गया है, B1 से B2 में गया है ना। तो अब B1 किधर होगा, ये साइड में, अब B2 किधर होगा, वो साइड में। तो करंट फिर B1 से कहां जाएगा, B2। यानी कि अगर ये जो रिंग्स है मेरा B1, ये अगर B2 जो कनेक्ट है ना B2, समझ रहे बात को, B1 इस साइड है, B2 इस साइड है। अब अगर AB के साथ R2 है, AB यहां आ जाए, ये AB यहां आ जाए AB, और AB के साथ कनेक्ट कौन है, तो मान लो ये स्लिप रिंग है R2, ये AB के साथ कनेक्ट है R2, ठीक है ना, R2 स्लिप रिंग, उसके साथ ब्रशेस B2, यहां देखिए B2, और करंट B2 से B1 से आ रहा है B2 में। अभी उधर हो गया B2 और B1 आ गया इधर। देखो 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 बढ़िया से देखो,
ये देखो, यहां देखो, ये समझ गए, ये ब्रश B1 से मिला, कहां से कहां करंट जा रहा, B1 से B2 होते हुए जा रहा। अब जब हाफ रिवॉल्यूशन आया इधर, तो आप देखो क्या होता, ये जो CD लाइन है, CD, उसके साथ कौन कनेक्ट है, CD के साथ कनेक्ट है B1, कौन कनेक्ट है, तो CD इधर आ गया, CD यहां आ गया, और CD के साथ है R1, R1, और इसके साथ है ये B1, है B1। अब यहां आ गया AB, ये वाला AB, और AB के साथ कौन कनेक्ट है, R2, AB के साथ कनेक्ट है R2, AB के साथ कनेक्ट है R2, और ब्रशेस कौन है, B2। ठीक है, बोलो करंट कहां से जा रहा, B1 से B2 में, ये B1 है, यहां से करंट कहां जा रहा, B2 जा रहा। तो अब बताओ करंट B1 से जाएगा B2 में, तो कैसे आएगा, इधर से होते हुए इस डायरेक्शन में आएगा, आ रहा उल्टा। ठीक है बात, तो फिर कनेक्ट किससे है, मतलब एक्चुअल में करंट का फ्लो कहां से हो रहा, B1 से किधर हो रहा, B2। तो अब वो पोजीशन बदल लिया ना, पोजीशन बदल दिया ना, अब B1 यहां चल गया, B1 यहां चल गया, और B2 वहां चला गया, तो अब B1 से कहां गया, B2, तो पहले किधर जाएगा, AB उधर और CD इधर। तो एक बार करंट जो इस डायरेक्शन में गया, दूसरा का बार करंट इधर से इधर आया, तो हर बार यही हो रहा है। समझे बात, अब क्लियर हुआ ना, हर बार करंट यही हो रहा, यानी वो पोजीशन चेंज हो जा रहा है उसका वहां पे। तो ये समझ लो, ऐसा तुम समझ लो कि करंट B1 से B2 होते हुए फ्लो कर रहा था, जब नेक्स्ट रिवोल्यूशन हो गया तो ये हो गया B2, और ये क्या हो गया, यहां हो गया B2, इस प्लेस पे कौन चला आया, B2, और इस प्लेस पे कौन आया, तो यहां B1 होगा, तो करंट B1 से B2, B1 से B2, DCBA, फिर रिवोल्यूशन आया, फिर ABCD, फिर सेकेंड रिवोल्यूशन DCBA। तो हर एक रिवोल्यूशन में एक बार करंट जाएगा फिर रिवर्स, एक बार जाएगा फिर रिवर्स, बार बार करंट का डायरेक्शन बदलेगा, बार बार करंट का डायरेक्शन बदलेगा। समझ में आ रहा है बात, इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कॉइल के रोटेशन से करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा। अभी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, ये डायग्राम से क्लियर हुआ ना, ठीक है, मतलब आप समझ लो कि ये पोजीशन बदल जाएगा बिल्कुल, ये B1 यहां चला जाएगा और B2 यहां चला जाएगा, तो करंट B1 से B2 है ना, तो फिर B1 से ही B2 रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि B2 से B1 हो जाएगा, B1 से B2 ही करंट रहेगा, लेकिन पोजीशन बदलने के कारण उधर से आएगा ऐसे। देखो इधर से गया ऐसे, पहली बार में कैसे गया, ABCD ऐसे B1 से B2, फिर दूसरा बार में ये B1 से B2 DCBA, फिर ABCD ऐसे, फिर DCBA ऐसे। एक बार जाएगा सर्किट में फिर उल्टा फ्लो करेगा, फिर एक बार जाएगा फिर उल्टा फ्लो करेगा, बार बार रिवर्स होगा, बार बार रिवर्स होगा। जबकि डीसी में क्या होता है, कोई रिवर्स नहीं होता। इसलिए बोला ये जो करंट है वो नेचर में क्या है, अल्टरनेटिंग है। क्या है नेचर में, इसका नया नाम दिया गया, बोलेगा AC, इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आप लिख लियो यहां तक, इसका थ्योरी करना, इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरी अभी करते, ध्यान से समझना इसका थ्योरी कैसे करते हैं। कोई बाकी है तो जल्दी बोलो, फिर थ्योरी करेंगे। तो देखो कॉइल यहां एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, ध्यान देना। अब ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, तो यहां पर हम इसका थ्योरी करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका थ्योरी क्या होता, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका थ्योरी। ठीक है, अब आप ना ऐसे बना लो कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नॉर्थ पोल, और ये आपका मैग्नेटिक एक मैग्नेट है साउथ पोल। ध्यान देना,
और आपका मैग्नेटिक फील्ड है लाइन नॉर्थ से साउथ ऐसे। अब आप बोलो कि जो पूरा इतना बड़ा अरेंजमेंट था, ये जो पूरा इतना बड़ा अरेंजमेंट था, इस कॉइल को हम शॉर्टकट में कैसे दिखा रहे हैं देखो। अब हम बोलते हैं कि देखो भाई ये जो अरेंजमेंट था, ये जो अरेंजमेंट था, इस कॉइल को हम ऐसे दिखा दिए, ये कॉइल है, सिंपल बोले यही कॉइल है। बढ़िया वाला पेन कहाँ गया, यही कॉइल है। अब ये कॉइल मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, ये कॉइल तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, मान लो ऐसे देखो। ये जो कॉइल है ये नॉर्मल टू द प्लेन बना दे हम। अभी सपोज करो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ एंटी क्लॉक में रोटेट कर रहा। अब इस कॉइल से कहीं नॉर्मल खींचो और ये डायरेक्शन दे दो थीटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये होता है कि उसका एरिया वेक्टर को दिखाने के लिए एक डायरेक्शन खींचते, तो एरिया को दिखाने के लिए एक नॉर्मल खींच दिया गया। अब नॉर्मल थीटा एंगल बना रहा, देखिए। अब हम बोलते हैं ऐसे, हम बोलते हैं कि लेट द कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ध्यान देना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आने वाला यहां पर। बताओ, एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ऐसा हम बोल के इक्वेशन 1 कर सकते हैं। वही एंगुलर वेलोसिटी, ये पूरा कॉइल को शॉर्ट में दिखा दिया। देखो, मान लो एंटी क्लॉक में कॉइल रोटेट कर रहा है, ये नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, नॉर्मल के साथ कहीं भी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या हुआ बताइए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हुआ, थीटा बाई टी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक कर रहा कॉइल से, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल यानी आर्मेचर कॉइल से। देखो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, सब पढ़े हैं पहले, बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए, थीटा के बदले ओमेगा टी, सुनो थीटा के बदले ओमेगा टी, तो हो गया फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखो according to Faraday laws of electromagnetic induction, देखो ध्यान देना, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा जी, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। बोलिए पढ़े कि नहीं पढ़े, माइनस डी फाई बाई डी टी। देखो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई का प्लेस में क्या हुआ, बी ए कॉस ओमेगा टी, देखो माइनस बी ए बाहर आया, डी ए बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। मैथ वाला इंटीग्रेशन पढ़ रहा, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ क्या, माइनस साइन ओमेगा टी, और डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंसिएशन, माइनस कॉस ओमेगा टी और इंटू ओमेगा, इंटीग्रेशन होता तो बाई में चला आता, ठीक है, लेकिन यहाँ डिफ्रेंसिएशन है। कैसे हुआ, ओमेगा, ओमेगा का 1 है, टाइम का 0, कांस्टेंट हो गया, टी बाहर, तो ओमेगा का ओमेगा चलाया, dt बाई dt 1। तो देखो E बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ध्यान देना, E बराबर मिला बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखिए कैसे मिला, यानी डी बाई डी टी, फाई का वैल्यू यहां से रख लिए, फाई कहां से मिला, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, थीटा के बदले क्या लिखे, ओमेगा टी। देखते स्टेप बाय स्टेप। अब देखो
बोल दे कि इफ कॉइल हैज एन टर्न, अगर कॉइल में एन टर्न्स हो तो ईएमएफ का क्या हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो ध्यान देना, एन से कर लिए मल्टीप्लाई, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से 2-3 स्टेप समझोगे फिर लिखोगे, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन से कर लिया मल्टीप्लाई। अब देखिए ई बराबर एन बी ए ओमेगा को एक साथ कर लेंगे साइन ओमेगा टी। अब एन बी ए ओमेगा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या हुआ, एरिया ऑफ कॉइल, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये सब मिलके वोल्टेज को मैक्सिमम कर देगा, ईएमएफ को मैक्सिमम कर देगा, इसलिए सबके बदले लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब अगर इंड्यूस्ड करंट निकालना हो कि इसमें इंड्यूस्ड करंट क्या निकलेगा, तो इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू ओम्स लॉ से E बाई आर। अब देखो E का वैल्यू, E का वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, ध्यान देना। अब I इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर अलग से कर लो साइन ओमेगा टी। देखो ई नॉट बाई आर को हम कहेंगे आई नॉट और आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, जिसको पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ध्यान दो, ये बात को जरा सुनिए 2 बार कि अल्टरनेटिंग करंट जाने का रास्ता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये चैप्टर लास्ट टॉपिक है। अब यहीं से आप घुस गए अल्टरनेटिंग करंट में। कैसे अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे, उसका पहला इक्वेशन यही होता है कि अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और उसका वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, इसी को वोल्टेज बोल देंगे तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन। तो जनरेटर से जो करंट फ्लो हुआ वो अल्टरनेटिंग करंट हुआ। अब जो लोग ये टॉपिक नहीं पढ़ते हैं वो डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे ना, तो लिखेंगे कि द साइनोसॉइडल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, और डायरेक्ट लिखते I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये पता नहीं चलता ये इक्वेशन आया कहां से। तो जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है उसका जो करंट और वोल्टेज और ईएमएफ का जो इक्वेशन है वो यहां से मिला, ठीक है ना, आ रहा बात समझ में। तो यहां से मिला, तो इस तरह से इसको आई नॉट को हम बोलेंगे मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ करंट, ई नॉट को मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये हुआ आपका थ्योरी हुआ एसी जनरेटर का। अब इसमें एक स्पेशल केस करेंगे, इतना लिख लो तब। तो जो लास्ट का आंसर आया आई का, ये आपका कंप्लीट हो गया थ्योरी। देखो इसमें कुछ स्पेशल केस देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशल केस देख लो क्या है यहां। ये जो आपका इक्वेशन मिला, ये जो करंट का इक्वेशन मिला वो क्या मिला, अल्टरनेटिंग करंट का I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये साइनोसॉइडल फॉर्म में मिला, साइन का इक्वेशन मिला, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का ये इक्वेशन है। अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो यहीं से बात स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम यहीं से करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, तो अब अगर ओमेगा टी के प्लेस में हम फिर से थीटा लिख दे, मान लो हम ओमेगा टी के प्लेस में थीटा लिख दे, I बराबर आई नॉट साइन थीटा, पढ़े थे ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। चलो ओमेगा टी का प्लेस में थीटा। अब यहां से बोले स्पेशल केस करते हैं, और स्पेशल केस में बोलते हैं कि मान लो अगर थीटा 0, यानी कि जब कॉइल रोटेट करेगा तो 0 से 360 का एंगल बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 से लेकर 360 का एंगल बनेगा 1 रिवॉल्यूशन में। एक बार पूरे मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा 360 का एंगल बनेगा। अब देखो क्या क्या हो गया, आई थीटा 0,
I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 मतलब करंट 0। सिर्फ इतना ही इसका नेचर नहीं कि करंट उल्टा आता, उल्टा के उल्टा रिवर्स फ्लो करता, उसके साथ भी बहुत प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी अल्टरनेटिंग करने मिलने वाला। लेकिन देखो यहाँ पे अब हम बोलते हैं व्हेन थीटा 90 तो क्या होने वाला बताओ। जब थीटा 90 होने वाला तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90, साइन 91 यानी करंट मैक्सिमम हो गया, आई नॉट पीक करंट मैक्सिमम करंट। फिर अगर हम बोल दे व्हेन थीटा 180 डिग्री आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 180, साइन 180 जीरो, फिर से करंट जीरो, मतलब करंट जीरो हो रहा, करंट मैक्सिमम हो रहा, ऐसा कुछ बात आ रहा। फिर अगर हम बोल दे 4 में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 270, 270 माइनस 1 तो आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, मतलब करंट मैक्सिमम है लेकिन माइनस में नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर अगर बोल दे कि थीटा है 360 डिग्री तो आई इज इक्वल टू हो गया हमारा आई नॉट साइन 360, साइन 360 जीरो, तो फिर से करंट हो गया जीरो। ध्यान देना, अब हम ये देख रहे हैं कि जो करंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम हो रहा, जीरो हो रहा। अब देखिए इसको हम ग्राफ में कैसे दिखाते साइन का, ध्यान देना। ये एक रोटेशन, 1 रिवोल्यूशन का बात हुआ, 0 से 360। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, ये देखिए अगर हम एक रिवोल्यूशन का बात करें ऐसे, ये इस तरह से बात करें, ऐसा जाएगा अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। ये जीरो, साइन जीरो में करंट जीरो, बिल्कुल जीरो। अभी ये 90 डिग्री, ये पाई बाई 2 है, साइन 90 सेकेंड केस, करंट मैक्सिमम आई नॉट, इसी को पीक करंट कहते हैं हम लोग। ये 180 डिग्री पाई 180 जीरो, फिर करंट जीरो। फिर ये 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, करंट माइनस आई नॉट। फिर ये 360 डिग्री 2 पाई जीरो, मतलब करंट जीरो हो रहा, मैक्सिमम हो रहा, जीरो हो रहा, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा। ये एक रोटेशन, एक रिवोल्यूशन का बात है। फिर करेंगे, फिर एक बार अप डाउन, फिर एक बार अप डाउन, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो इस तरीके से चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? ये डीसी करंट डायरेक्ट नहीं चलेगा। तो जो जनरेटर से करंट मिला उसका नेचर क्या है? अल्टरनेटिंग नेचर है, इसी को बोलते हैं एसी करंट। समझ गया ना? मतलब आप समझो कि आप अगला चैप्टर में एंट्री कर गए, ठीक है, तो आपको जनरेटर का लास्ट पोर्शन समझना जरूरी होता। अब पूरा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना। एसी चैप्टर पूरा आपका समझ में आने वाला, बढ़िया से, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। इसको नोट कीजिए।